बनीता मोहंती। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो पहला जो मैंने क्लास लिया था एनीमिया इन प्रेगनेंसी, उसी का कंटिन्यूशन है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे प्रेगनेंसी में एनीमिया का डायग्नोसिस करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि कैसे हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। देखिए, एनीमिया डायग्नोसिस करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले नॉर्मल टेस्ट हम कर सकते हैं, दैट इज़ हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ सैहलीज हेमोग्लोबिनोमीटर। देखिए, सैहलीज हेमोग्लोबिनोमीटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर हॉस्पिटल्स में सप्लाइड है और इससे बहुत आसानी तरीके से कोई एएनएम या जीएनएम आराम से इसकी मदद से हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकती है। अगर आप इसकी मदद से आप हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी मात्रा कितनी है, और अगर ये 11 ग्राम से कम है तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि माँ को एनीमिया है। ये सबसे पहला टेस्ट और सबसे आसान तरीका है एनीमिया जानने का, और इसको आप कम्युनिटी फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने में मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स टाइम लगता है, ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। इस वजह से हम इसको आसानी से कम्युनिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। देखिए, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाता है, और इससे पता चल जाता है कि जो एनीमिया है वो आयरन या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या नहीं। और इसके अलावा भी हम टेस्ट कर सकते हैं सीबीसी, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इसमें भी हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके साथ टोटल आरबीसी काउंट कितने हैं, हाँ, ये सब सीबीसी से पता चल जाता है। सीबीसी के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट है स्टूल टेस्ट। देखिए, स्टूल टेस्ट अगर आप करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसी प्रकार का वॉर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है, मेनली हुकवर्म, क्योंकि हुकवर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से भी काफ़ी लोगों को एनीमिया का सामना करना पड़ता है। तो स्टूल टेस्ट से हमें हुकवर्म हमारे शरीर में है या नहीं, इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। देखिए, बोन मैरो एग्जामिनेशन तभी किया जाता है जब हमें ये जानना रहता है कि आरबीसी के फॉर्मेशन में किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, तब बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम पीएससी और सीएससी लेवल में नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम कम्युनिटी लेवल में कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल में सिर्फ हम हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो सैहलीज हेमोग्लोबिनोमीटर के मदद से। और उसके अलावा जितने सारे टेस्ट मैंने बोले, स्टूल एग्जामिनेशन हो या सीबीसी हो या आपका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हो, ये सारे टेस्ट के लिए आपको उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, हायर लेवल ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। ये सारे थे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ हमें साइन सिम्टम्स को भी कंपेयर करना पड़ता है, यानी अगर किसी भी महिला में पैलर आप फाउंड कर रहे हैं, यानी उसके कंजक्टिवा हो या नेल्स हो या टंग, लिप्स, इन जगह पे या पाम हो, ऐसी जगह पे अगर आपको पैलर का साइन मिल रहा है, तब हम कंफर्म करते हैं कि हाँ, कि उस महिला को एनीमिया है। ये था डायग्नोसिस, कि इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं। चलिए, अब मानते हैं कि हमने डायग्नोसिस कर लिया कि किसी महिला को एनीमिया है, तो अब हम आते हैं कि अगर एनीमिया है तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, मैनेजमेंट के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दूसरा है आपका क्यूरेटिव एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट से हम मैनेज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला एस्पेक्ट प्रिवेंटिव के बारे में, कि कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि कम्युनिटी में किसी को एनीमिया जैसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़े। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आयरन रिच एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट हम अपने खाने में इंक्लूड करें। अगर हम आयरन और फॉलिक एसिड रिच डाइट हम लेते हैं तो नेचुरली हम आयरन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि हम अवॉइड करें फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को। देखिए, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ में ये स्थिति आ जाती है कि महिला के शरीर में अपने आप नेचुरली जो आयरन रिप्लेस करने के लिए समय चाहिए रहता है, वो समय उसको नहीं मिल पाता, और उस समय से पहले महिला दोबारा गर्भवती हो जाती है, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा हेमोग्लोबिन मतलब काफ़ी ज़्यादा आयरन की मात्रा कम हो जाती है उसके शरीर में, और जिसकी वजह से उसको एनीमिया हो जाता है। तो हम फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को अवॉइड करेंगे, एक प्रॉपर इंटरवल स्पेसिंग रखेंगे दो बच्चों के बीच में, एंड वो स्पेसिंग मिनिमम दो बच्चे के बीच में 2 इयर्स का स्पेसिंग होना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला 2020 ये चल रहा है, अगर 2020 में कोई बच्चा वो डिलीवर कर रही है तो कम से कम इसके 2 साल बाद यानी 2022 में ही वो नेक्स्ट चाइल्ड कंसीव करेगी, ताकि जब तक वो बच्चा डिलीवर हो
तब तक 1 साल मतलब 9 महीने आगे चले जाएगा तो उससे कम से कम इस बच्चे में और उस बच्चे में 3 इयर्स एज का डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए आप 1 साल के बाद 2 साल समय देने के बाद 2 साल गैप देने के बाद ही आपको नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना चाहिए। अगर आप इतना नेचुरली आप गैपिंग दे रहे हो तो नेचुरली आपके बॉडी में वो सारे आयरन रिप्लेस हो जाएंगे जो आपने डिलीवरी के दौरान लॉस किया था। तो दिस इज़ द स्पेसिंग, ये इतना स्पेसिंग रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं, वो आता है आपका प्रोफाइलेक्टिव डोज यानी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सप्लाई होता है उसमें देखिए आयरन जो दिया जाता है उसमें 100 मिलीग्राम ऑफ आयरन रहता है और 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन रहता है और 0.5 mg फॉलिक एसिड रहता है। और ये IFA टैबलेट जो है हर महिला को दूसरे ट्राइमेस्टर से यानी प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद चौथे महीने से कंज्यूम करना पड़ता है। पहले ये टैबलेट 100 दिए जाते थे पर डे 1 टैबलेट के हिसाब से, लेकिन न्यू रिवाइज्ड गाइडलाइन के हिसाब से अब पर डे 2 टैबलेट मिनिमम लेना है, यानी 100 नहीं, ये टैबलेट को बढ़ा के इनकी क्वांटिटी 200 कर दी गई है जो आपको 4th मंथ से 6 मंथ के बीच में कंज्यूम करके कंप्लीट करना है। ये आपका एक प्रोफाइलेक्टिव डोज है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में, प्रिवेंट करने के लिए, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। और ये प्रोफाइलेक्टिव डोज इरेस्पेक्टिवली हर महिला को दिया जाता है, चाहे उसका हेमोग्लोबिन लेवल 11 से ऊपर हो या नीचे हो, ये कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी महिला आती है आपके पास, आपने उसका हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन अभी तक नहीं किया है, फिर भी आप IFA उसको 200 दे देंगे। जिसका एनीमिया नहीं भी है वो भी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट 200 कंज्यूम करेगी ताकि फ्यूचर में उसको एनीमिया नहीं हो, क्योंकि ये एक प्रिवेंटिव डोज है। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ट्रीटमेंट देंगे हम लोग, एडिक्वेट ट्रीटमेंट किस बारे में देंगे। देखिए अगर आपको एनीमिया का जो रीज़न है आपका वो ये है कि हुकवर्म की वजह से है, या आपको ट्यूबरक्लोसिस है, TB है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका हेमोग्लोबिन जो है वो डाउन हो जा रहा है, तो उस केसेस में हमें उस रूट कॉज को पहले ट्रीट करना होगा, उस बीमारी को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एनीमिया जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ट्यूबरक्लोसिस है या आपको मलेरिया है, तो ऐसे केसेस में पहले हम इन सारी चीज़ों को ट्रीट करेंगे। अगर हुकवर्म है तो पहले हुकवर्म इन्फेस्टेशन को हम ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट भी जाना जरूरी है। जो कॉज है आप उस कॉज को आप कंप्लीटली क्योर करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अगर आप जितना भी टैबलेट दे रहे हो या जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, लेकिन अगर उसके बॉडी में, उस महिला के बॉडी में इन्फेक्शन है, सपोज हुकवर्मी है, तो आप कितना भी ट्रीटमेंट दोगे तब भी वो एनीमिक ही रहेगी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए पहले हम कारण का जो है उसका सही उपचार करेंगे। तो ये था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। जैसे मैंने बोला कि दूसरा एस्पेक्ट भी इसका है, दैट इज़ क्यूरेटिव एस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट में, दैट इज़ क्यूरेटिव मैनेजमेंट। देखिए क्यूरेटिव मैनेजमेंट में जो थेरापेटिक डोज दिया जाता है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट का, वो जब हेमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तभी इसको दिया जाता है। तो इसमें हम कौन कौन सा थेरापी देते हैं? सबसे पहले देते हैं हम लोग ओरल आयरन थेरापी। देखिए ओरल आयरन थेरापी जो दिया जाता है इसमें 120 to 180 mg ऑफ आयरन दिया जाता है, डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। और आयरन जो है वो बेस्ट एब्जॉर्ब होता है फेरस के फॉर्म में, इसीलिए मेनली फेरस सल्फेट टैबलेट 200 mg और फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट 300 mg जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यही यूज़ होता है। और नेक्स्ट थेरापी है इसी में क्या कि ओरल फॉलिक एसिड थेरापी। तो ओरल फॉलिक एसिड की थेरापी के बारे में बताती हूँ। ओरल फॉलिक एसिड का जो डोज है जिसमें हमें 5 mg 8 आवरली देते हैं, और एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इसमें 0.4 mg और 400 माइक्रोग्राम टैबलेट जो है पर डे दिया जाता है इस फॉर्म में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करके रखिएगा, जो ओरल आयरन थेरापी है, आयरन आप प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ से ही इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो फॉलिक एसिड थेरापी है, फॉलिक एसिड थेरापी जो है देखिए ये हम
प्रेगनेंसी से पहले भी अगर हम प्लान करके प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो ये हम बिफोर प्रेगनेंसी भी यूज कर सकते हैं। यानी पहले से हम अपने बॉडी को अगर तैयार रखना चाहते हैं कि हम एनीमिक नहीं रहें, तो हम प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं उससे 2-3 महीने पहले से ही हम फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं, ताकि हमें एनीमिया जैसा कोई भी एनीमिया हमें ना हो। इसके लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर सकते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट लेके। और फॉलिक एसिड को हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता है और इसको फर्स्ट 3 मंथ्स में ही यूज किया जाता है। क्योंकि अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में आप फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेते हैं तो उससे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कॉन्जेनिटल बीमारी नहीं होती है। याद रखिएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये एक कॉन्जेनिटल डिजॉर्डर है जिसमें बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्म्ड होता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था का जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो डेफिनेटली आपको कंज्यूम करनी चाहिए। ये था ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट के बारे में, यानी ओरल थेरेपी ऑफ फॉलिक एसिड के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी महिला को ओरल आयरन या ओरल फॉलिक एसिड टॉलरेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है मेडिकल साइंस में कि हम इन्हीं दवाइयों का यूज पेरेंटल रूट में करें। पेरेंटल रूट में यानी इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करें। तो सबसे पहले जानते हैं, चलिए आयरन इंजेक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो मतलब आयरन को हम पेरेंटल रूट में कैसे यूज करते हैं। देखिए, जो अनेबल है, जो महिला ओरल आयरन को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्हीं पे हम पेरेंटल थेरेपी यूज करते हैं। तो जब आप पेरेंटल यूज करते हो, इसमें आपको याद रखना चाहिए कि पेरेंटल आयरन हम उन केसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं जिनको रेनल या लीवर डिजॉर्डर है। अगर किसी महिला को रेनल प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम है तो उस केसेस में हम पेरेंटल आयरन थेरेपी यूज नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इस केसेस में। और जो आयरन है जनरली इंट्रामस्कुलर यूज किया जाता है और आईएम ज़्यादातर यूज किया जाता है। देखिए, आईवी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आईएम ज़्यादा यूज किया जाता है इंट्रामस्कुलर। और जो इंजेक्शन का नेम है उसको डेक्स्ट्रॉन कहा जाता है। इसको आईएम में जेट ट्रैक टेक्निक में दिया जाता है। जेट ट्रैक टेक्निक में हम डीप आईएम देते हैं ताकि हम किसी प्रकार का अपसेस प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है। तो इसलिए हम इसको डीप आईएम इंजेक्शन देते हैं और जेट ट्रैक की टेक्निक से देते हैं। देखिए, तो पेरेंटल आयरन में आप एक चीज़ नोट करके रखिएगा, अगर आप आयरन थेरेपी को पेरेंटल फॉर्म में दे रहे हैं तो आप उसके साथ ओरल आयरन थेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप दोनों चलाएंगे एट अ टाइम तो जो महिला है उसको आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आयरन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई भी एक थेरेपी चूज करेंगे, आइदर पेरेंटल चूज करेंगे और आइदर ओरल चूज करेंगे, दोनों को एट अ टाइम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आपका आता है पेरेंटल फॉलिक एसिड थेरेपी। देखिए, अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तब हम 30 mg फॉलिक एसिड जो है इनको आईएम दे सकते हैं फॉर 3 डेज़ के लिए, 3 दिन के लिए, या 90 mg हम आईवी में दे सकते हैं। आईवी में दे सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 250 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में 90 mg ऑफ फॉलिक एसिड जो है उसमें हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा और उसे फिर हम दे सकते हैं। और वो मिनिमम आप 15 to 20 मिनट्स में उसको आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और इस तौर से हम फॉलिक एसिड को पेरेंटली दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड 3 दिन देने के बाद अगर आप इमीडिएटली किसी का फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वो एनीमिक है और आप उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले आप पेरेंटल यूज करेंगे और पेरेंटल के बाद उसको कंटिन्यू रखेंगे ओरल फॉलिक एसिड थेरेपी के साथ। यानी उसके बाद आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कीजिएगा, उसको ओरल फॉर्म में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते रहिएगा। ये था आपका पेरेंटल फॉलिक एसिड थेरेपी कैसे देना है इसके बारे में। इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। देखिए, जहाँ महिला का हेमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी महिला सीवियर एनीमिक रहती है और हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत इमीडिएटली हमें उसका हेमोग्लोबिन का लेवल ऊपर करना है, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा रहता है। उस केसेस में हम क्या करते हैं ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इतनी जल्दी यूज़ नहीं किया जाता है, ये बहुत रेयर कंडीशंस पे ही यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास कोई
कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम उसके हेमोग्लोबिन लेवल को इमीडिएटली राइज कर पाएँ, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को चूज़ करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब हम करते हैं तो उसमें याद रखिएगा, उसमें जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है जिसको कि इमीडिएटली 24 घंटा पहले ही कलेक्ट किया गया था, विदिन 24 आवर्स ऑफ कलेक्शन इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है महिला में। और मिनिमम 3 to 4 डेज आपको कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ते हैं, जिससे कि महिला का जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये इंक्रीज हुआ या नहीं उसके लिए भी आपको ब्लड इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, उसी में आपको पता चलेगा कि हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो राइज हो रहा है या नहीं। ऐसे भी जो दूसरी थेरापीज़ भी हम दे रहे हैं उसमें भी हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है ब्लड टेस्ट का, ताकि हमें पता चल सके जो दवाइयाँ हमने दी या जो थेरापी हमने दी वो काम कर रही हैं या नहीं। तो ये था आपका क्यूरेटिव मैनेजमेंट, यानी हम एनीमिया का प्रॉपरली क्योर कैसे करेंगे। ये मैनेजमेंट के दोनों एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? नेक्स्ट एस्पेक्ट नहीं है, नेक्स्ट है क्यूरेटिव मैनेजमेंट में भी देखिए डाइट है, प्रिवेंटिव में भी डाइट था। प्रिवेंटिव में सबसे पहले डाइट का इंपॉर्टेंस था, क्यूरेटिव में सबसे लास्ट में डाइट को दिया गया है, क्योंकि हम क्यूरेटिव में सबसे क्योर कर लेंगे और उसके बाद फिर डाइट को भी कंटिन्यू रखेंगे। यानी जैसे मैंने बोला था, आयरन, फॉलिक एसिड एंड उसके साथ आप प्रोटीन की मात्रा भी अपने शरीर में बनाए रखेंगे। प्रोटीन भी आपको एडिक्वेट लेना पड़ेगा ताकि आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो। तो डाइट आप जानते ही हैं कि आयरन, फॉलिक एसिड रिच से कौन से वेजिटेबल्स हैं। बहुत बार हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कशन किया है कि जितना ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ही आपके बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और उसके साथ ही जितना आप एनिमल प्रोडक्ट्स लेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अगर किसी को इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक क्वेश्चन भेज सकते हैं अपना, और उसके साथ ही आप सभी DC दत्ता और माइल्स टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं कि एनीमिया के बारे में और ज़्यादा डिटेल में उसमें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आज मेरे सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब एक प्लान कीजिए एंटीनेंटल डाइट, एक एनीमिक मदर का डाइट प्लान कीजिए कि क्या डाइट उसका होना चाहिए। एक मेनू प्लानिंग कीजिए कि एज ए नर्स आप उसको क्या डाइट देंगे ताकि जो उसका रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में वो फुलफ़िल हो सके, और उसमें आयरन और फॉलिक एसिड रिच फूड स्टफ्स आप क्या क्या देंगे। तो उस रिलेटेड आप एक बैलेंस डाइट जो है वो सही से प्रिपेयर कीजिए।